केमिस्ट्री का फाउंडेशन है ये चैप्टर, और जिसके दिमाग में एक बार बैठ गया उसके आगे की केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम सॉल्वड है। रिएक्शंस, इक्वेशंस, बैलेंसिंग, ये सब रटा मारने की नहीं बल्कि समझने की चीज़ है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सबसे पहली चीज़ जो आपको जाननी है दैट इज़ व्हाट इज़ अ चेंज। एक चेंज क्या होता है? तो किसी प्रोसेस के होने पर जो इफ़ेक्ट हमें नज़र आता है या महसूस होता है उससे चेंज कहते हैं। जब कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के होने के बाद या उस प्रोसेस के होने पर जो इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होगा या जो इफ़ेक्ट हमें महसूस होगा, उस इफ़ेक्ट को हम चेंज कहते हैं। जैसे बर्फ़ पिघल के पानी बन जाती है, लोहा ज़ंग पकड़ लेता है। ये हम इन चीज़ों से देख पाते हैं दैट सम चेंज इज़ टेकिंग प्लेस। सो जब कोई प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस की वजह से क्या होगा? व्हाट हैपेंस? एक चेंज आएगी। सो चेंज क्या है? व्हाट वी ऑब्जर्व, व्हाट वी फील। दिस इज सिंपली अ चेंज। नाउ मूविंग ऑन, चेंजेस आर क्लासिफाइड एज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाट इज अ फिजिकल चेंज? अ फिजिकल चेंज इज सिंपली अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्मड, यानी ऐसा चेंज जिसमें मटेरियल में चेंज तो आएगा लेकिन कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। एक केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस की स्टेट बदल सकती है, उसका फॉर्म बदल सकता है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती। यानी एक केमिकल चेंज के दौरान क्या क्या हो सकता है? किसी चीज़ की शेप बदल सकती है, साइज, स्टेट बदल सकती है, या उसकी अपीयरेंस बदल सकती है। और क्या चीज़ें चेंज नहीं होती ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज? केमिकल कंपोजिशन, यानी जो पार्टिकल्स हैं उस मटेरियल के, जिस पार्टिकल से वो मटेरियल बना है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नेचर ऑफ द सब्सटेंस और द प्रॉपर्टीज़, यानी उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं बदलेंगी। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, दिस इज़ आइस क्यूब हेयर, जो सॉलिड फॉर्म में है, ये मेल्ट होकर पानी बन गया है। सो इन बोथ द केसेस यहाँ पे चेंज आई है, लेकिन इन बोथ द केसेस, यानी जब ये आइस है तब भी ये वाटर है, जब ये लिक्विड बन चुका है तब भी ये पानी ही है। टेकिंग दिस एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ शीट ऑफ पेपर, आपने इस पेपर की शीट को काटा, इसके 2 हिस्से 3 हिस्से आपने कर दिए। एवरी सिंगल पीस इस पेपर के काटने के बाद जो बना, दैट इज स्टिल अ पेपर पीस, nothing new is formed, only the shape, the size, or we can say, yeah, the state of a substance can change. So this is a physical change जिसमें कोई भी नई substance नहीं बनती, सिर्फ एक substance का appearance बदल सकता है, उसका shape size बदल सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ केमिकल चेंज। सो केमिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत काम आएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल। एक केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, इट इज़ अपोजिट टू अ फिजिकल चेंज। मतलब फिजिकल चेंज में कुछ नया नहीं बन रहा, बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड, यानी जो मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट है उस मटेरियल में जैसे ही चेंज आएगा, उसकी चेंज से बनने वाली जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट होंगे। क्या क्या चीज़ें चेंज होती है ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज? सबसे पहली चीज़, केमिकल कंपोजिशन बदलती है, यानी जो मटेरियल है उसका केमिकल नेचर बदल जाता है, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। और क्या होता है इस केमिकल चेंज के दौरान? एटम्स रीअरेंज होते हैं, यानी एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है पहले, वो एटम्स रीअरेंज होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दिस केमिकल चेंज। नए बॉन्ड्स बनते हैं। सो सिंपली एक बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स एटम्स टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। तो एक बॉन्ड सिंपली एक फोर्स होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो एटम्स को एक साथ पकड़ के उसको कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में होल्ड करके रखता है। एग्जाम्पल्स क्या हैं केमिकल चेंज की? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा जंग पकड़ लेता है, तो ये केमिकल चेंज की एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ अ पेपर, आपने कागज़ को जला दिया, कागज़ के जलने पे नई चीज़ें बनेगी, न्यू सब्सटेंस विल प्रोड्यूस्ड, दिस इज़ अ केमिकल चेंज। मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, दूध का दही जम जाना। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो केमिकल चेंज हमें बता दी। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक्चुअली इज़ अ प्रोसेस जिसमें एक तरह की केमिकल सब्सटेंसेस जो होती है उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उनमें तब्दीली आती है और वो नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी अ केमिकल रिएक्शन इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल चेंज इसके दौरान होता है, तब ही जाके नई सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होती है। सो अ केमिकल रिएक्शन इज सिंपली अ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज of one type of substances to another type with different properties। यानी जब चेंज आएगा, चेंज के बाद जो नई सब्सटेंसेस बनेगी उनकी प्रॉपर्टीज इनिशियल सब्सटेंसेस से
डिफरेंट होती है। और इस प्रोसेस में होता क्या है केमिकल रिएक्शन के दौरान, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स टेक्स प्लेस। एटम्स का एक पहले अरेंजमेंट होता है अलग, और जैसे ही ये केमिकल रिएक्शन हुआ उनका अरेंजमेंट बदल जाता है, और उसी अरेंजमेंट के बदल जाने से न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें, ये एक अरेंजमेंट दिखाया हुआ है एटम्स का, और उसके बाद ये दूसरा अरेंजमेंट दिखाया हुआ है सेम एटम्स का। सो हम क्या देख रहे हैं, देयर आर सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। एंड द इनिशियल सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो चीज़ें रिएक्शन में हिस्सा लेंगे जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन आना है, उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जब उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स होगा, तो जो चीज़ें बनेंगी न्यू सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, इनको प्रोडक्ट्स कहा जाएगा। सो इन रीअरेंजमेंट के दौरान क्या होता है, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जो ऑलरेडी प्रेजेंट बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन द एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ द रिएक्टेंट्स, वो ब्रेक होते हैं जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, नए बॉन्ड बनते हैं, और इस नए बॉन्ड्स बनने की वजह से ही प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जिनमें ये एटम्स का रीअरेंजमेंट जो हो रहा है इसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होती है। इस एग्जाम्पल में आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिखाया है, ये मान लीजिए कार्बन एटम है और इसके साथ में ये 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो मीथेन बन चुका है। और इसी तरीके से ये 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे दूसरा, ये ऑक्सीजन एटम्स का आपस में कॉम्बिनेशन है। लेकिन जैसे ही ये मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स हो रहा है। अब ये कार्बन एटम आप देख लीजिए ऑक्सीजन एटम्स के साथ यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, नए बॉन्ड बन रहे हैं, और एज अ रिजल्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। एंड दिस हाइड्रोजन एटम्स जो है ये कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन एटम्स के साथ, और ये वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स जो है वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं और नए बॉन्ड्स बन रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स ये सारा प्रोसेस हो रहा है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, whenever a chemical reaction takes place, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा, सो देयर मे बी सम क्लूज, देयर मे बी सम साइंस, जिनसे हमें पता चल जाए कि यस रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जिस तरीके से एक प्रोसेस का ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होता है, इसी तरीके से जब एक केमिकल रिएक्शन होगा तो एक ऑब्जर्वेबल इफेक्ट होना चाहिए, जिससे हम ये पता कर पाएँ, जिससे हमें ये पता चल जाए यस ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और ए केमिकल चेंज इज़ हैपनिंग। सो ये जो ऑब्जर्वेबल साइंस होते हैं एक रिएक्शन के, फीचर्स एक रिएक्शन के होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है, उनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन कहते हैं। सो देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रिएक्शन मेंशन्ड हियर जो हमें समझने हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? दीज आर क्लूज दैट टेल अस यस अ केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। सो द फर्स्ट थिंग इज चेंज इन स्टेट, यानी इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की स्टेट कुछ होती है, और रिएक्टेंट्स जैसे ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट की स्टेट कुछ और हो सकती है। इसी तरीके से चेंज इन कलर, यानी जब एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जिन सब्सटेंसेस में चेंज आ रहा है उनका कलर चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आयरन नील ने जंग पकड़ा हुआ है और इसका कलर चेंज हो चुका है। एवोल्यूशन ऑफ ए गैस हो सकता है, गैस प्रोड्यूस हो सकती है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ये है, जिंक ने रिएक्ट किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। सो दिस इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, फॉर्मेशन ऑफ अ गैस। गैस प्रोड्यूस हो सकती है रिएक्शन के दौरान, ये भी एक इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो आगे आगे जब हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे उनमें समझते जाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट बनेगा। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, हमारे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड। सो सिंपली ए प्रेसिपिटेट is an insoluble solid produced during a chemical reaction. इन सब के एग्जाम्पल हम आगे देख लेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस तो आपने पढ़ ली, समझ ली। केमिकल इक्वेशन क्या होता है?
सो अ केमिकल इक्वेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, लिख के बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? सो वो तरीका जिससे हम एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब इस केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं, इससे हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एक केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स और फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के सिंबल्स और फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं? ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, यानी जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं, एंड प्रोडक्ट्स जो सब्सटेंसेस बन रही है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन, वहाँ जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड हैं उनके हम फॉर्मूले, उनके हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ये एक केमिकल इक्वेशन है जो एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, और वो रिएक्शन कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में है, जिससे एक हमारा प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। सो दिस representation of a reaction in the form of symbols, in the form of formulae, जो हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल करते हैं, इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो केमिकल इक्वेशन में हमें रिएक्टेंट्स पता चलते हैं, प्रोडक्ट्स पता चल जाते हैं, और किस तरह का रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स हुआ है वो रीअरेंजमेंट भी हमें पता चल जाता है। सो दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर मूव करने से पहले हम एक बेसिक सी लॉ जो है, एक इम्पॉर्टेंट लॉ जो 9th क्लास की साइंस में आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, मास कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एक रिएक्शन जब हो रहा है, जो एटम्स हैं रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के, ना तो वो कहीं वैनिश होते हैं, ना वो कहीं गायब हो रहे हैं, और अपीयर आउट ऑफ नोवेयर, ना वो कहीं से पैदा हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं, और जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं वो वही हैं। सो दे जस्ट रीअरेंज, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। अब चूंकि आपको ऑलरेडी पता है एटम्स है मास, जिसको एटॉमिक मास कहा जाता है। जब उनका मास है, सो एटम्स जो है उस उनके मास की वजह से क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रहे हैं उनका भी मास होगा। सो एज अ रिजल्ट जब एक रिएक्शन हो रहा है, द सब्सटेंसेस दैट आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, रिएक्टेंट्स एंड द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड व्हिच आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स, इनका मास जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। यानी द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए 24 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया है विद 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास एक रिएक्टेंट का मास 24 ग्राम्स है, दूसरे रिएक्टेंट का मास 16 ग्राम्स है। सो दिस टोटल बिकम्स 40 ग्राम्स। सो अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड कंटेन अ मास ऑफ 40 ग्राम्स। यानी हमारे रिएक्टेंट्स का टोटल मास और हमारे प्रोडक्ट्स का टोटल मास बराबर होना चाहिए। यानी नो लॉस नो गेन, जस्ट रिशफलिंग ऑफ द एटम्स। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि द टोटल मास बिफोर द रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द टोटल मास आफ्टर द रिएक्शन। अब द नेक्स्ट थिंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है विच ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी ऐसा इक्वेशन जब हम उस इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स देखें, वो बराबर होगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स। आपके रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनके कितने एटम्स हैं, और वही एलिमेंट जब आपके प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हो उसके कितने एटम्स हैं, अगर वो बराबर है तो ऐसी इक्वेशन को हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का नाम देते हैं। सो अगर हम इसका स्टेटमेंट एक बार यहाँ पे पढ़ ले, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स। यानी रिएक्टेंट साइड में भी हर एलिमेंट के एटम्स वही हैं, और प्रोडक्टिव साइड में भी उस एलिमेंट के एटम्स उतने ही है, एंड देयरफॉर द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। और यही चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एटम्स एंड मास जो है वो कंजर्व रहते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान, जैसा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में देखा। नथिंग इज लॉस्ट और गेन, कोई चीज़ ना बढ़ती है ना घटती है। इसमें एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे एक एग्जांपल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में टू प्रोड्यूस
वाटर। इस रिएक्शन में क्या बोला है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इज इक्वल ऑन बोथ द साइड। यहाँ पे आप देखें 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2H2 तो 4 हाइड्रोजन, दोनों साइड हाइड्रोजन बराबर है। O2 2 ऑक्सीजन एटम्स, और इस 2 की वजह से ये ऑक्सीजन भी 2 है तो 2 ऑक्सीजन एटम्स। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स is equal on both sides of the reaction. Therefore, the mass of this side, mass of the reactants, is equal to the mass of the products. So that is why this equation obeys the law of conservation of mass. और इस ऐसी इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, जिसमें टोटल मास ऑफ द रिएक्टर बराबर हो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के, ऐसी इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब किसी भी इक्वेशन को जब आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो या लिख रहे हो, उस इक्वेशन में कुछ टर्म्स हमेशा आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, रिएक्शंस लिख रहे हो, रिएक्शन को बैलेंस कर रहे हो, तो ये टर्म्स आपके जहन में बिल्कुल सही से अंडरस्टैंड आपने की हुई होनी चाहिए। वो टर्म्स क्या है, वन इज कोफिशिएंट एंड अदर इज सबस्क्रिप्ट। सो व्हाट इज अ कोफिशिएंट? A coefficient is the number written in front of a chemical formula. जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, उस केमिकल इक्वेशन में जो फार्मूलेज का इस्तेमाल करते हैं, उन फार्मूले के पहले जो नंबर लिखा हुआ होता है, इस नंबर को कोफिशिएंट कहा जाता है। इस कोफिशिएंट का क्या मकसद होता है, इसका क्या मीनिंग होता है? इट टेल्स अस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जिस सब्सटेंस के पहले ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये उस सब्सटेंस की क्वांटिटी बताता है। व्हाट डज इट मीन? अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 mg लिखा है, इसका मतलब है 2 मैग्नीशियम एटम्स है। अगर यहाँ पे 2 MgO लिखा है, इसका मतलब है 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। सो एक कोफिशिएंट किसी भी फार्मूला के पहले लिखा होता है, एक नंबर होता है, और ये उस सब्सटेंस जिसके पहले लिखा हुआ उसकी क्वांटिटी हमें बताता है। सो इस कोफिशिएंट को अगर हम चेंज करते हैं, 2 की जगह मान लीजिए 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, इट ओनली चेंज द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, नॉट द आइडेंटिटी। यानी ये MgO ही रहेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही रहेगा, चाहे यहाँ 3 लिख लें, यहाँ 4 लिख लें, 5 लिख लें या 2 लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना इसकी आइडेंटिटी पे, ओनली द क्वांटिटी विल चेंज। और इस कोफिशिएंट का एक और काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। जब एक केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर रहे हो, उस वक्त कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सबस्क्रिप्ट क्या होता है? इन ए केमिकल फार्मूला, जब आप केमिकल फार्मूला लिख रहे हैं, एक सबस्क्रिप्ट भी एक नंबर ही होता है, बट इट इज रिटन एट द लोअर राइट ऑफ एन एलिमेंट सिंबल। मान लीजिए ये O यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंबल है, इसके राइट साइड में नीचे की तरफ एक छोटा सा ये जो नंबर लिखा है 2, दिस इज कॉल्ड ए सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट का क्या काम होता है? ये हमें बताता है कि जिस एटम के सामने, जिस सिंबल के सामने, जिस एलिमेंट के सामने 2 लिखा हुआ है, ये सिर्फ उसके अंदर कितने एटम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। O2 मतलब दिस 2 शोज अस दैट ये 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। सो ए सबस्क्रिप्ट शोज फिक्स्ड कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस, यानी इसकी फिक्स्ड कंपोजिशन बताता है कि कोई एलिमेंट के कितने एटम्स हैं, और ये सिर्फ उस एलिमेंट पे अप्लाई होता है जिसके पहले ये सबस्क्रिप्ट आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के सामने 2 लिखा हुआ है, सो 2 के पहले ये O है, तो दिस 2 विल रिप्रेजेंट ओनली ऑक्सीजन। इसके पहले अगर यहाँ मान लीजिए H लिखा होता है, यहाँ पे कुछ और लिखा होता है, तो ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, इसके पहले कोई एलिमेंट लिखा है, इसके बाद में कोई एलिमेंट लिखा है, उनको रिप्रेजेंट नहीं करता। और वाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, जब आप एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, आप इस सबस्क्रिप्ट को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे फार्मूला चेंज हो जाएगी, इससे आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज हो जाएगी। हाँ, कोफिशिएंट को चेंज किया जा सकता है, बिकॉज इट ओनली चेंजेस द क्वांटिटी, नॉट द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सो कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट, आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंस क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। अब इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट तरीके हैं, और एक तरीका जो आपके सिलेबस में है, दैट इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इस हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि आप
नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, कोफिशिएंट्स का, और कोफिशिएंट का इस्तेमाल करके आप ट्राई करके हिट एंड ट्रायल करके देख लेते हैं कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है या नहीं हो रही है, या यू ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। अब इस हिट एंड ट्रायल मेथड में कुछ रूल्स हैं, स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करते हैं वाइल बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो क्या क्या है? सबसे पहला चीज़ है राइट द स्केलेटल अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी स्केलेटल इक्वेशन ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक रिएक्टेंट्स वाला साइड और प्रोडक्ट्स वाला साइड जो है वो बराबर नहीं है, यानी दैट इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। और सबसे पहली चीज़, आप जिस रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग द इक्वेशन, आप उस इक्वेशन का स्केलेटल फॉर्म लिखेंगे, अनबैलेंस्ड फॉर्म लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक स्केलेटल इक्वेशन लिया हुआ है, तो इस स्केलेटल इक्वेशन को लेने के बाद द सेकंड स्टेप इज कि आप एलिमेंट्स देखें कौन कौन से हैं। सो यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट होते हैं वही प्रोडक्ट्स में भी होते हैं, तो सेम थिंग। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एलिमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। सो एलिमेंट्स इन्वॉल्व आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ हम देखते हैं कि इन्हीं एलिमेंट्स का रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट्स में। रिएक्टेंट्स आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट इज ऑन द राइट हैंड साइड। सो अब इनके नंबर ऑफ एटम्स देख लेते हैं। सो LHS एंड RHS। सो हाइड्रोजन अगर आप इस साइड में देख लें 2 हैं तो इस साइड में 2 लिख लिया, यहाँ भी 2 हैं तो यहाँ भी 2 लिख। नाउ ऑक्सीजन रिएक्टर वाले साइड में 2 है, बट प्रोडक्ट वाले साइड में 1 ही है। नाउ दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड बिकॉज ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ अनबैलेंस्ड है। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज काउंट एटम्स। हमने काउंट कर लिए। स्टार्ट बैलेंसिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम। अब हम बैलेंस करेंगे। अब इस बैलेंसिंग में एक और चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपकी कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, तो आप पहले शुरू करेंगे मेटल से। अगर आपकी इक्वेशन में मेटल है तो, अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल्स से शुरू करेंगे। अगर नॉन मेटल भी नहीं है देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब हैं, तो आप मेटल से शुरू करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल, एंड एट द एंड आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। नाउ अब हम इस्तेमाल करेंगे कोफिशिएंट का, यानी हम नंबर को चेंज करेंगे इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला, सब्सक्रिप्ट को चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए हमें कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो व्हाइल बैलेंसिंग दिस इक्वेशन H2 + O2 गिव्स H2O। इस इक्वेशन को जब हम बैलेंस कर रहे हैं, सो इस इक्वेशन में हमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। सो इस ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम एक कोफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ 2। अब ये 2 यहाँ डालने से आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब हम कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं इट मल्टीप्लाइज द होल इक्वेशन। ये पूरे फार्मूला को ही मल्टीप्लाई कर देता है। तो जब इसने पूरे फार्मूला को ही मल्टीप्लाई कर दिया है, सो इससे 2H2 यानी हाइड्रोजन अब 2 2 आर 4 हो गए एंड ऑक्सीजन 2 हो गए, बट हाइड्रोजन अब अनबैलेंस हो गए। इस साइड 4 हाइड्रोजन है, इस साइड 2 ही हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वी विल यूज अ कोफिशिएंट 2 हियर, जिससे हमारे हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगे। सो 2H2 इज 4 हाइड्रोजन एटम्स, O2 इज 2 ऑक्सीजन एटम्स, यहाँ पे 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 2O 2 ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरीके से हम एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और उसमें कोफिशिएंट्स का इस्तेमाल करके एक इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। So dear students, that was all for today. I hope this video would be helpful for you people. If you find it valuable, do share it with your friends. Thank you. Have a good day.